गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम पहले यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2 दोनों का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यूनिट टेस्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो, खाली जगह। तो उनका सही आंसर है आराधना। जो ये राइट क्लिक वाला है वो उनका सही आंसर है। दूसरा है मानवों की एकता की पूर्ण हो, तो उनका सही आंसर है कल्पना। और तीसरा क्वेश्चन है वो है मुक्त हम चाहे एक ही, खाली जगह की कामना, तो उनका सही आंसर है बंधुता। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, तो मानवता के प्रति सच्ची पूजा क्या है, तो उनका सही आंसर है प्रेम। उनके बाद है 5वां क्वेश्चन, परदेसी को क्या काटना था, तो परदेसी को क्या काटना था, उनका सही आंसर है रात। उसको रात काटनी थी ना, जो ये राइट क्लिक हुआ है ना 4th वाला, ये सही आंसर है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया, तो उनका सही आंसर है सिपाही। कौन आया, तो के सिपाही। उनके बाद है 7वां क्वेश्चन, शिशुपाल किसका डंका बजा देगा, तो उनका सही आंसर है न्याय का। उनके बाद है 8वां क्वेश्चन, सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहते थे, तो कि सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहते थे, तो कि न्याय का अवसर देना चाहते थे। ये उनका सही आंसर है। उनके बाद है 9वां क्वेश्चन, पहरेदार का हत्यारा कौन था, तो उनका आंसर है सम्राट अशोक। उनके बाद है 10वां क्वेश्चन, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता था, तो उनका सही आंसर है धर्म। उनके बाद है 11वां क्वेश्चन, बुराई में रस लेना खाली जगह बात है, तो उनका सही आंसर है बुरी, बुरी बात है। उनके बाद है 12वां, टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में खाली जगह रुपये रख दिए, तो उनका सही आंसर है रख दिए। उनका सही आंसर है 5। उनके बाद है 13वां, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इनमें से किसकी उपेक्षा नहीं की जाती, तो कि भूख की कभी उपेक्षा नहीं की जाती। उनके बाद है 14वां, मेरे मन खाली जगह होने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका आंसर है मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके बाद है मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं ब्लैंक्स का भार ना ढोते हैं, तो उनका आंसर है कंचन का भार वो नहीं ढोते हैं। उनके बाद है 16, प्रसादों के कनकाभ शिखर होते खाली जगह के ही घर, तो के कनकाभों के शिखर है वो किनके घर होते हैं, तो के प्रसादों के कनकाभ शिखर होते हैं खाली जगह के ही घर, तो किसके घर होते हैं, तो के कबूतरों के घर होते हैं। उनके बाद है 17वां, गरुड़ कहाँ नहीं होता है, तो कि गरुड़ है वो महलों में नहीं दिखाई देता, वो दूर जंगल में रहने वाला पक्षी है इसलिए। उनके बाद है 18 क्वेश्चन नंबर,
नर विभव हेतु खाली जगह है, तो उनका आंसर है ललचाता। नर विभव हेतु खाली जगह है तो के उनका आंसर है ललचाता। उनके बाद है खाली जगह पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको, तो इनका आंसर है 19 का रणखेत पाटना है मुझको और अही पाश काटना है मुझको, ये उनका आंसर है रणखेत। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, तो उनका सही आंसर है स्वराज्य। मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, ये उनका आंसर है। उनके बाद है 21, क्वेश्चन नंबर है 21, जूही तात्या को कहाँ से खींचकर ला सकती है, तो उनका सही आंसर है पाताल से उनको खींचकर ला सकती है, पाताल से, ये उनका सही आंसर है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है, तो उनका सही आंसर है लक्ष्मीबाई गीता पढ़ती है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, जूही देश के लिए किससे ठुकरा सकती है, किससे ठुकरा सकती है, तो जूही है वो देश के लिए सरदार को ठुकरा सकती है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, तोपें किसके उपलक्ष्य में चल रही थी, तो उनका सही आंसर है ब्रह्मभोज के लिए तोपें चल रही थी। उनके बाद है लास्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो उनका सही आंसर है झांसी को फिर से जीत लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो ये था हमारा यूनिट टेस्ट 1। अब हम आगे दूसरा करते हैं। अब यूनिट टेस्ट 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, आराधना काव्य के कवि कौन है, तो उनका सही आंसर है वसंत बापट। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन था, तो उनका आंसर है परदेसी। उनके बाद है तीसरा क्वेश्चन, कुछ करके दिखाना कैसा है, तो उनका सही आंसर है कठिन है। क्या है, तो कि कुछ करके दिखाना कठिन है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि, वो अभी क्या अनुभव कर रहा है, तो कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, ऐसा वो अभी अनुभव कर रहा है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इस समय सुखी वही है, तो इस समय कौन सुखी है, तो कि जो कुछ नहीं करता वह इस समय सुखी है। जो अंडरलाइन आ रही है ना, वो आंसर आपका सही है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निर्मल शब्द का विरोधी शब्द लिखिए, तो उनका सही आंसर है मलिन। निर्मल तो मलिन, निर्मल यानी साफ सुथरा, मलिन यानी गंदा। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जिस खाली जगह तुम जैसी नारियां रखने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा, तो उनका सही आंसर है स्वराज्य की नींव। तो कि जिस नींव को, स्वराज्य की नींव को रखने जा रही जो नारियां है वो बहुत ही महान है, वो कार्य भी निश्चय ही कोई महान कार्य होगा। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 8,
वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकती, तो कि वे ठोकर मारकर अपने सरदारों की मदहोशी दूर नहीं कर सकती। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चन जी को क्या कठिन लगता था, तो उनका सही आंसर है मरने से पहले जीना ये उनको कठिन लगता था। 10 नंबर, बच्चन जी श्यामा के लिए क्या थे, तो बच्चन जी है वो श्यामा के लिए क्या थे, तो कि पारदर्शी दर्पण थे। 11, बच्चन जी को किससे बल मिलता था, तो उनका सही आंसर है बच्चन जी को चुनौतियों से बल मिलता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, कामधेनु क्या है, तो कामधेनु है वो क्या है, तो कि वो स्वर्ग की गाय है, ये उनका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगी है, तो उनका सही आंसर है धूल लगी है। उनके बाद 14, मधुकर किस रस को चखता है, तो कि मधुकर है वो कमल के रस को चखता है। उनके बाद है 15 नंबर, तो गुलमर्ग में सपने क्या बनकर उगते हैं, तो उनका सही आंसर है फूल बनकर उगते हैं सपने। उनके बाद है 16 नंबर, गुलमर्ग में व्यक्ति केवल यह खेलने नहीं आता, क्या खेलने नहीं आता, तो कि गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ गोल्फ ही खेलने नहीं आते हैं। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, तो सैलानियों की पंक्तियाँ क्या दौड़ती नज़र आती है, तो कि सैलानियों की पंक्तियाँ हमें घोड़े दौड़ते नज़र आती है। उनके बाद है प्रियोदा मुठिया वसूलने किस दिन जाता है, तो कि प्रियोदा है वो रविवार को मुठिया वसूलने जाता है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, तो भारतवर्ष का ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, तो उनका सही आंसर है गांधी जी। उनके बाद है 20, मोहन कैसा लड़का है, तो उनका सही आंसर है मोहन तेज लड़का है, तेज उनका सही आंसर है। उनके बाद है 21, इब्राहिम की किस नंबर की गाली पर उसे सचेत किया गया, तो वो उनका सही आंसर है 8वीं गाली जब वो बोलता है तब उसको सचेत किया जाता है। उनके बाद है मोना के गीत की तारीफ किसने की, तो उनका सही आंसर है प्रियोदा ने की। किसने की, तो कि प्रियोदा ने उनकी। उनके बाद है 23, प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है, तो उनका सही आंसर है मुठिया वसूलने निकलता है। भारत के निवासी कौन है, तो भारत के निवासी कौन है, उनका सही आंसर है आर्य, वो भारत के निवासी है। उनके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट टेस्ट 2 का, आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे, तो कि आर्य है वो स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते थे। तो हमारा ये पेपर सॉल्यूशन आज यहीं तक रहेगा, दोनों पेपर सॉल्यूशन हमने कर दिए हैं। ओके, आज दोनों ही पेपर सॉल्यूशन किया, उनके साथ में आपको नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। चैप्टर नंबर है 11, एक यात्रा यह भी। इस चैप्टर के लेखक है वो है राम दशरथ मिश्र। तो पहले हम उनका परिचय लेंगे। उनका जन्म हुआ था सन 1924 में और अभी तक वो है, इसलिए उनका एक ही जन्म साल यहाँ दिया गया है। तो
राम दशरथ मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। तो कि जो राम दशरथ मिश्र थे वो हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के यानी कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, जिनका 1 नंबर दिया जाए, उनको 1 नंबर दिया जाए, ऐसे अच्छे साहित्यकार थे। उनकी कहानियाँ, काव्य और उपन्यास आदि क्षेत्रों में उन्होंने अपनी कलम चलाई, यानी कि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। साहित्यकार थे वो, तो उन्होंने काव्य भी लिखे, उपन्यास भी लिखा है और कुछ कहानियाँ भी लिखी हुई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है, ये सारे उनके बहुत चर्चा वाले उपन्यास है। इनके अलावा भी उन्होंने लिखा है, पर ये सारे चीज़ है जो उनकी कहानियाँ, काव्य, उनके जो उपन्यास थे वो बहुत ही चर्चा में रहे थे। झल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर आपकी कविताओं के संग्रह है। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। ये सारी उनकी कहानी संग्रह के नाम थे। फिर है खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। उनको इस तरह से पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखा था उनको उनके अंदर व्यास सम्मानित पुरस्कार मिला था और उनके बाद उनको भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश का जो था ना, उनका भी उनको पुरस्कार मिला था। ये थे हमारे लेखक राम दशरथ मिश्र, जो उच्च कोटि के साहित्यकार थे, जिनका पहला नंबर आता है। ऐसे एक साहित्यकार था। तो उनकी रचना है एक यात्रा, यह भी यहाँ हमें एक प्रस्तुत गद्य दिया गया है। उसके अंदर हम देखते हैं कि इस गद्य में वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी यहाँ थोड़ी हमें समझती है। तो कि एक यात्रा, यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी की प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो इस कहानी के अंदर प्रस्तुत जो कहानी है उसके अंदर यहाँ हमें क्या बताया गया है, तो कि एक रिक्शे वाले से उनका जो संबंध है वो संबंध यहाँ दिखाया गया है, संबंधित है। रिक्शे वाले के बारे में यहाँ बात की गई है। तो वो रिक्शे वाला था, वो पढ़ा लिखा था, यानी कि वो शिक्षित था। शिक्षित रिक्शे वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल था। वो पढ़ा लिखा था और उनके दिल में इंसानियत के प्रति प्रेम और आदर भी था, तो कि वो इंसानियत से भरा हुआ था। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। उनके साथ क्या होता है कि एक स्त्री उनको कहती है आकर के मुझे बचा लो, तो वो संकट में थी और वो उनके साथ शादी कर लेता है, उनको संकट से दूर करता है, उनको बचा लेता है, तो उनके साथ वो विवाह कर लेता है। फिर क्या होता है, तो कि इसके अंदर हमें स्त्री के प्रति रिक्शे वाले, जो ये रिक्शा वाला है, उनको स्त्री के प्रति जो मानवीय दृष्टिकोण से उनको देखता है, दृष्टिकोण रखता है, और उसके उस रिक्शा के अंदर जो हमारे लेखक और
उनकी पत्नी एक बार जाते हैं उनके गांव में वहाँ काम करने के लिए, तो वो उनकी बात यहाँ बताते हैं कि उनके प्रति ये रिक्शे वाला जो है वो अपनी जो सवारी थी उस पति पत्नी के साथ उनका इतना आत्मीय व्यवहार होता है, उस व्यवहार से लेखक का दिल उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसका दिल उससे छू लेता है। उनकी नज़र में वो बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। लेखक है वो यात्रा करने से परहेज़ करते हैं, उसको यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं लगता और बाहर के रिक्शा वाले लोग भी उनकी दृष्टि में अच्छे नहीं होते। वो बहुत जितना किराया मांगे उतना देना पड़ता है वगैरह वगैरह उनके दिमाग के अंदर बातें भरी हुई थी और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता भी है। उसी वजह से वो उनको पसंद नहीं करते थे। पर जो रिक्शा वाला मोहन उनको मिलता है वो मोहन ही बहुत ही अच्छा इंसान है और उनके साथ समय बिताने के बाद मोहन का परिचय लेखक को मिलता है और वो उनकी जो आत्मीयता है, उनका जो बात करने का ढंग है वो उनको बहुत ही पसंद आता है। और उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि मोहन ने कैसे एक स्त्री को उनकी मुश्किलों से उनको बचाया और उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। तो आगे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ के सुना रही हूँ। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी क्या होता है? तो कि यात्रा भीरू यानी उनको कहीं से जाने से डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंत शंत किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो क्या कहते हैं लेखक कि उनको यात्रा करना अच्छा नहीं लगता और फिर उनको लगता है कि कैसे कैसे लोग मुझे मिलेंगे और कैसे कैसे लोगों से मुझे पाला पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये ऑटो वाले जो होते हैं ना, रिक्शा वाले, वो भी अंत शंत किराया, या अंत शंत का मतलब है मर्जी से आए जैसा, या तो निरंकुश जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है ऐसा, वो कुछ भी किराया मांग सकते हैं। ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा और उनको यही चिंता रहती थी, इसलिए उसको कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। नए शहर में नए लोग मिलेंगे ऐसा वो सोचते थे। उनके बाद का पैराग्राफ, तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। लेखक क्या कहते हैं कि थोड़ा दूर जाते हैं, जैसे ही स्टेशन के बाहर वो निकलते हैं सारे रिक्शा वाले पीछे लग जाते हैं ना किराया लेने के लिए कि आपको कहाँ जाना है, उसको पैसेंजर चाहे ना। तो ये बाबूजी के साथ भी ऐसा हुआ। जब वो एक बार ग्वालियर जाते हैं अपनी दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को बताने के लिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी इसलिए उनको थोड़ी तसल्ली थी। अकेले होते तो शायद ज़्यादा डरते थे कहीं जाने से, उनको किस कैसे लोगों से पाला पड़ता है इसलिए उनको डर लगता था। तो एक रिक्शे वाला नौयुवक होता है, वो उनको कहता है कि बाबूजी आप कहीं तो जाएंगे ही और कहीं से ऑटो तो करेंगे ही, रिक्शा तो आप लेंगे ही, तो मेरी रिक्शा क्यों? उसकी इस बात में लेखक को दृढ़ता दिखी, इसलिए वो उनकी रिक्शा में बैठने की उसको स्वीकृति दे देते हैं। फिर आगे वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। क्या हुआ? रिक्शे वाले के साथ बात करते करते उन्होंने
पहुंचा दिया डॉक्टर के घर पर जब वो वहाँ जाते हैं, बेल बजाते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने वहाँ से अपना घर बदल दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूँ? ऑटो वाले ने फिर नई जगह जहाँ डॉक्टर रहते थे वहाँ उसने उसको पहुंचा दिया और पूछा कि कितना किराया दूँ। तो ऑटो वाला बोलता है, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आओगे? क्या हुआ? उसने डॉक्टर के यहाँ छोड़ दिया ऑटो वाले ने और फिर उसको कहा कि अब तुम चले जाओ। फिर भी वो 1 घंटे के बाद जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो ऑटो वाला वहीं खड़ा था। इसलिए लेखक के मन में उसके प्रति और आदर हुआ। वो उनके अंदर जो मेंटालिटी थी ऑटो वाले के बारे में, वो सोचते थे वो ऑटो वाला ये मोहन ऐसा नहीं था। इसलिए वो उनके भीतर उनके अच्छेपन को महसूस करने लगे और वो सोचने लगे कि ये सबके जैसा इंसान नहीं है। और वो वहाँ उनको छोड़कर फिर कहते हैं कि आप कहाँ जाओगे? तो वो होटल का नाम बताते हैं और फिर वो वहाँ जाते हैं और उनको पूछते हैं होटल छोड़कर कि फिर कब आओगे? यानी आप शहर में घूमने फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा मैं चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। रिक्शा वाला उनको पूछता है कि आप यहाँ आए हैं तो कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं ग्वालियर में? या तो बाबूजी से वो बात करता है और कहता है कि आप कब जाओगे? तो वो कहते हैं कल शताब्दी से जाएंगे। ट्रेन का नाम है शताब्दी ट्रेन। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। क्या हुआ? दूसरे दिन वो मिलते हैं, बाबूजी को अपना पता देता, अपना मोबाइल नंबर देकर चला जाता है और कहता है कि कल आपको घूमने जाना हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना, मैं आपको ले चलूँगा। और फिर वो दूसरे दिन उनके साथ घूमने चलते हैं। वो एक के बाद एक दूसरा स्थान उसे दिखाता रह जाता है। अब आगे पेज नंबर 45 पर यहाँ है, मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी से पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? क्या हुआ कि वो पूरा दिन घूम के फिर उसको होटल छोड़ने आता है, तो होटल छोड़ता है तो चाय का टाइम हो जाता है, तो फिर उनको चाय पर बुलाते हैं और कहते हैं और वहाँ छोड़कर हो जाता है। तब वो उनकी फिर पारिवारिक बातें शुरू हो जाती है और उनकी पत्नी उनको पूछते हो कि बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। वो क्या कहता है कि मैं यहाँ ग्वालियर का नहीं हूँ, मेरा गांव तो आगरा है, मूल मेरा आगरा है, पर मुझे यहाँ आना पड़ा इसलिए मैं आ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है,
मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि फिर एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी ढिढियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मोहन यहाँ अपनी आप बीती सुनाता है। वो बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी अम्मा को, उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था और उनके साथ वो बात करते हुए बोलता है कि उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। ये सारी बातें हो गई। फिर मोहन बताता है, मोहन ने कहा, बताया कि उसकी परवरिश है उसके भाई ने की और वो एक वकील है और वो बीए पास है, वो नौकरी खोज रहा था, इसलिए यहाँ खोज में ग्वालियर आ जाता है। मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था, तब उसको एक लड़की मिलती है। वो उनकी कुछ परिचित थी, इसलिए वो उनको कहती है कि आप मुझे बचा लो, मेरे माँ बाप मुझे एक बुढ़े खुसट के साथ भेज रहे हैं, उसने मुझे उनके साथ बेच दिया है, पर मैं उनके साथ जाना पसंद नहीं करती, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए लड़की को उससे शादी करने की उपेक्षा कुएं में गिरकर मर जाना पसंद था। ऐसा वो कहती थी कि उनके साथ शादी करूं, इनके बजाय तो मैं कुएं में जाकर मर जाऊं। इसलिए मोहन है उनकी मदद करता है। आगे, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। मोहन क्या सोचता है, जब वो लड़की उसको कहती है तो वो असमंजस में पड़ जाता है, वो कुछ तय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं। उसको भी बड़ी परेशानी होती है। वो चाहता था कि अगर थानेदार के पास पुलिस स्टेशन में जाके उनकी FIR लिखा दे, उसके माँ बाप के हवालात में बंद करवा दे, पर वो ऐसा भी नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो फिर इस लड़की का क्या होगा, इसलिए वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि इनके साथ क्या करूं, इनका क्या होगा। फिर एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोला, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इससे बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। जब वो वहाँ जाता है हवालात में, पुलिस स्टेशन में ने, तो मोहन लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया तो थानेदार को सारी बात बताई उसने। तो उसने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो लड़की मोहन से शादी करने को तैयार हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। मोहन पहले उनको कहता है कि आप मुझे कह रहे हैं तो पहले लड़की को तो पूछ लो। फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाती थे, तैयार थी उनके साथ। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन
हाँ, वो फिर सोचता है कि फिर क्या हुआ। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। भाई का भी नाराज़ होने का डर था। लड़की के माँ बाप भी उसे अपनी लड़की भगा ले जाने का केस कर सकते थे। ये सारी उनको असमंजस में डाल रहे थे। थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक, फिर वो जो क्या होता है कि नारी निकेतन में उस लड़की को डाल देते हैं, फिर लेकिन आता है ना। तो हाँ, अब समस्या यह है कि एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इस नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक क्या कहते हैं, जब ये थानेदार की बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि आज के ज़माने में ऐसे थानेदार नहीं है जो लोगों की मदद करे। उनको तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो कोई कहानी सुन रहे हैं। लेखक ने मोहन से इस तरह से बात की। थानेदार ने उनकी मदद की थी। 15 दिन तक उस लड़की को उन्होंने नारी निकेतन में रख दिया था और उनके माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और उनको सज़ा दी। और मोहन को 15 दिन के बाद उनके साथ शादी करवा दी मोहन की। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते आजकल? उनको तो सारी कहानी जैसा ही लगता था। आप सही कह रहे हैं, मोहन कहता है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की थी ना। तो वो कहते हैं, मोहन कहता है कि हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा रहता ही है। ये जो थानेदार था वो एक कवि था और उनकी कविता में भी मानवता दिखाई देती थी। वो मानवों से सहानुभूति रखते थे। वो अच्छे इंसान थे। दूसरे थानेदारों की तरह वो नहीं थे, वो उनको बताता है। और फिर मुझे भाई भाभी ने बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने इससे शादी की और उनकी साली के साथ शादी नहीं हुई। से शादी नहीं की, दूसरे लड़की से की, वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर रात तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। वो कहता है कि अपने गांव से बेहतर है कि पराये गांव चले जाए। यहाँ कोई हमें जानता तो नहीं है। ये अच्छा है कि कोई हमारे प्रति कोई सहानुभूति, अपनापन ना दिखाए, ताकि हमें ये भी पता है कि यहाँ हमारा अपना कोई है ही नहीं, तो किससे हम ये रखें। तो उनसे बेहतर है कि हम यहाँ चले आए। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं है, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेखक कविताएं लिखते रहते हैं किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। वो कहता है कि यहाँ नौकरी थोड़ी ही रखी थी, इसलिए मैं ऑटो चला रहा हूँ और
लेखक कहते हैं कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर अपने जीवन में कभी नहीं उतारते। लेखक है वो अपनी बातों को लिखता है पर अपने जीवन में कभी नहीं उतारता। तुमने सचमुच उस लड़की की जान बचाकर अपने जीवन को सार्थक बना दिया है। तुम बहुत ही बड़े आदमी हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने उनकी दुर्दशा में उनका साथ दिया और उनको बचा लिया। तुम सम्मानपूर्वक उनको ले आए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो कहता है कि बाबूजी वो तो मैंने तो उनको बचाया दुर्दशा से, पर वो तो मुझे हर बार ही बचाती रहती है, हर रोज़ ही वो मेरा ध्यान रखती है और संकटों से उबारती रहती है। अब आगे है, मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हो। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। बेटे लेकिन मेरी भी तो सोच, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बातों बातों में दिन कट जाता है और लेखक और उनको पत्नी का निकलने का समय हो जाता है उनकी ट्रेन का, और वो उनको छोड़ने जाता है। तो लेखक उनको 500 की नोट देता है, पर मोहन इतना अच्छा इंसान है, वो उनसे नहीं लेता। वो उनको कहता है कि बाबूजी मेरे माँ बाप तो नहीं है, बचपन में वो तो गुजर गए हैं, पर आपसे मिलकर मुझे मेरे माँ बाप मिल गए ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैं आपसे किराया नहीं ले सकता। और लेखक कहता है ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारा पारिश्रमिक है, ये तो तुम्हें लेना ही चाहिए। फिर मोहन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं ले सकता, ये तो आपका शोषण हो जाएगा। इसलिए वो उनको 500 रुपये में से 300 रुपये वापस कर देता है। और लेखक भी उनको ये पैसे लेने के लिए आग्रह करते हैं। वो कहते हैं मैं अपने बेटे का शोषण नहीं कर सकता। आगे वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। जब लेखक को वो छोड़ के जा रहा है तो लेखक ने उनको शर्त रख के वो 500 रुपये दे दिए। और मोहन उनको कहता है, बाबूजी दूसरी बार आप ग्वालियर आए तो ज़रूर मुझे मिलना, मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत आपको लेने आ जाऊंगा। और कहता है कि बाबूजी आपका नंबर तो मेरे पास है, क्या कभी कभी मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ? तो लेखक कहते कि हाँ हाँ ज़रूर कर सकते हो। फिर वो लेखक को कहता है कि मैंने आपको आपका नाम तो पूछा ही नहीं। फिर लेखक उनका नाम बताते हैं कि मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। और वो उन दोनों को चाहते हुए इतने प्यार से देखता है, लेखक भी उनको देखते रहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें एक स्त्री के प्रति जो सद्भावना रखता है, जो उनका मान रखता है, ये बताया जाता है। और साथ में दूसरे इंसानों के प्रति जो अपनापन दिखाई देता है, जो अपनापन है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है।
मोहन है वो एक रिक्शा चलाने वाला आदमी है और उस संकट में भी वो अपनी इंसानियत है वो नहीं भूलता। एक बार ऐसा होता है कि वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है और वो स्त्रियों के प्रति जो रिक्शा वाले का मानवीय दृष्टिकोण है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर मोहन है उनकी जो सवारी, उनके साथ रिक्शे में बैठने वाला जो है उनके पास वो उतनी सवारी के प्रति भी इतनी आत्मीयता दिखाता है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।